केदारनाथ कभी मत आना, इधर आके कोई मतलब नहीं है। बच्चा ना 11 घंटा मेरा सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था, ठीक है, लकड़ी से मार रहे हैं यहाँ पे। भगवान सही जगह पे है, मैनेजमेंट बकवास है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं हिमालयन कनेक्ट। दोस्तों, बीते 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। इन्हीं कपाट खुलने के साथ साथ यात्रा का पूरी तरह से आगाज भी हो गया है। अब इसी यात्रा के साथ साथ एक शोर उमड़ कर आ रहा है। ये शोर आप अपने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं, न्यूज़ फीड में देख रहे हैं। कोई शोर है व्यवस्थाओं का, कोई शोर है वहाँ पे चल रहे पटाखों का, कोई शोर है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों हो रही है। अब इस पूरे शोर के बीच में हमने ये जिम्मेदारी ली कि हम अब तक सच्चाई पहुँचाएं, क्योंकि बीते 22 अप्रैल को हम भी केदारनाथ धाम में थे, जिस दिन वहाँ पे कपाट खुल रहे थे। मेरे साथ है वरुण भाई। वरुण भाई, आप बताइए आपका वहाँ पे अनुभव क्या था और आपने केदारनाथ यात्रा से क्या सीखा आपने? अभिषेक भाई, मेरा केदारनाथ यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा था। और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे कई सारी वीडियो वायरल हो रही है, यूथ का एक तबका वहाँ पे हुड़दंग मचा रहा है, उपद्रव कर रहा है। केदारनाथ जैसे सेंसिटिव जोन में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। तो एक दूसरा तबका भी है, यूथ का, इंडियन यूथ का। मैंने उसी तबके के साथ यात्रा, गौरी कुंड का जो ट्रैक है केदारनाथ के लिए 22 किलोमीटर का, वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो मुझे वहाँ पे 2 लड़कियाँ मिली कि प्रयागराज से वो आती हैं। और मेरा ध्यान उनकी तरफ इसलिए आकर्षित हुआ, वो नंगे पाँव यात्रा कर रही थी। अच्छा। जब वो नंगे पाँव यात्रा कर रही थी तो फिर मैं उनके साथ बातचीत करने लगा। तो मंदाकिनी नदी के किनारे तो वो मंदाकिनी नदी के बारे में बात कर रही हैं, खूबसूरत विहंगम दृश्यों को देख रही हैं, मेरे से पूछ रही है जिज्ञासावश, घाटी के बारे में जानकारी ले रही है। फिर वो थक जाती हैं, फिर उनकी हिम्मत बोल जाती है, लेकिन फिर बाबा केदारनाथ के नाम पे और तमाम चीज़ें वो आगे बढ़ती है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगा एक साधना मैंने उनके अंदर देखी केदारनाथ पहुँचने की। जब वो केदारनाथ मंदिर में वो लोग पहुँचे, युवा, बहुत सारे युवा थे, वही नहीं थे, बहुत सारे लोग नंगे पहुंच रहे थे। जब उन लोगों की मैंने भाव भंगिमाएं देखी वहाँ पे मंदिर प्रांगण में पहुँचने के बाद, तो आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि आपने बाबा केदार को पा लिया है। ऐसी उनके अंदर खुशी, कई लोग वहाँ पे भावुक होकर रो भी रहे थे, ये भी मैंने वहाँ पे देखा है। बहुत अच्छा था, जितना थके थे हम लोग ट्रैक में, इट वाज वर्थ इट। इंसान घर से बाहर पैर रखता है यात्रा के लिए, तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। ये देख सकते हो, अब लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं केवल ओपनिंग सेरेमनी को विटनेस करने के लिए। ये वो पवित्र क्षण है जो शायद ही कोई देख पाता है, वो भी उनके कर्मों के अनुसार। जिसने कभी कोई अच्छे कर्म किए होंगे वो यहाँ पर आकर इस पवित्र ये जो ओपनिंग सेरेमनी का पाठ खुलते हैं, इसका साक्षी बनता है। कमाल की बात थी कि 38,000 लोगों ने पहले दिन दर्शन किए। एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, इसमें युवा बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने भागीदारी ली। एक दो युवा तो वो भी थे जो अपने कंधे में शिव जी को लेके और एक अपनी पीठ में मंदिर को लेके, वो भी युवा ही वर्ग था वो पूरा। बिल्कुल, वो दिल्ली से थे जो कंधे में शिव भगवान को लेके चल रहे थे। उनसे भी नहीं तो कोई इतनी भीड़ तो है, समस्या थोड़ी रहती है। और जो महादेव पे चेले होते हैं ना, उनको समस्या रहती है वो मजबूत बनाने के लिए। वो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि क्या करेगा इतनी भीड़ में ये, लेकिन फिर भी दर्शन करा दिए। तो कुल मिला के आपका कहना ये है कि युवाओं का सिर्फ एक वर्ग वो नहीं है जो ये फुहड़ता और ये हुड़दंग में विश्वास रखता है, बल्कि एक वो भी है जो साधक के तौर पर केदारनाथ की यात्रा कर रहा है। और इसमें हर्ष की बात ये है कि हमारे भारत में युवा इतनी बड़ी संख्याओं में मंदिर तक पहुंच रहा है। आप कितना नंबर बता रहे थे आज उसमें? मैं 38,000 के आसपास। अच्छा, पहले दिन वहाँ पे जन सैलाब उमड़ा। इन लोग 38,000 का एक आंकड़ा है जिन्होंने दर्शन करा है वहाँ पे। हालांकि सूचना आयोग के लोगों से मेरी बात हुई थी, वहाँ पे वो लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा भाई साहब क्या रहेगा नंबर आज का, आप लोगों के पास तो डेटा है। उन्होंने बताया कि 38 से 40,000 के आसपास यहाँ पे आज क्राउड आया है। आपकी ही आस्था है कि बेस कैंप से लंबी कतारें लगी हुई हैं। करीबन बेस कैंप यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से आप घूम के जब जाएंगे इस लाइन से होते हुए तो कॉरिडोर पड़ता है। कॉरिडोर के अंदर से आप मंदिर प्रांगण तक पहुँच पाएंगे। करीबन आपके 1-1.5 किलोमीटर का ये यहाँ से सफ़र तय हो जाता है। श्रद्धालुओं की तादाद लगी हुई है। ये इस आस्था के चलते हुए 5-6 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्साह जोश में कोई कमी नहीं है। देखिए, नंबर तो वाकई में बड़ा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मेरा तो यही कहना है, मेरे लोगों से भी यही कहना है कि आप एक ये पहले दिन पहुंचने वाली प्रतियोगिता सी बन गई है कि जी हमें पहले दिन पहुंचना है। मतलब फोमो होता है ना, कि फोमो का शिकार मत बनिए आप। पहले दिन पहुंच के क्या से ज़्यादा होगा क्या, चलो आप एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे, एक रील अपलोड कर देंगे, हाँ जी हम पहुंच गए, उसके बाद क्या?
वो उत्साह हो गया उतना। जी जी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहुँचिए, बिल्कुल पहुँचिए केदारनाथ, लेकिन आप ठहर कर पहुँचिए, रुक कर पहुँचिए, उस भाव को महसूस करके पहुँचिए आप अगर ऋषिकेश से यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की, तो आज की डेट में तो ऋषिकेश से केदारनाथ एक दिन में पहुँचा जाता है, पर आप एक दिन में मत पहुँचिए। आप कम से कम 3-4 दिन लेके, एक हफ्ता लेके आप वहाँ पे पहुँचिए। जी आप यहाँ से जब ऋषिकेश से चल रहे हैं तो ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, यहाँ तो आप दर्शन करिए। लेकिन जब आप गौरीकुंड पहुँच रहे हैं, गौरीकुंड में आप वहाँ पे गौरी माई का मंदिर देखिए, उसके पास में गर्म कुंड में स्नान कीजिए, फिर पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ जाइए। अब केदारनाथ में आप दर्शन कर रहे हैं शिवलिंग के, तो केदारनाथ के मंदिर के प्रांगण में एक अमृत कुंड भी है, आप वहाँ से उसका पानी अपने साथ भी ले जा सकते हैं घर में। और पीछे या भीमशिला है, उसके थोड़ा सा आगे जाके शंकराचार्य की समाधि स्थल है, फिर ऊपर जाके 1-1.5 किलोमीटर भैरव भकुंड का मंदिर है, वहाँ पे क्षेत्रपाल देवता के रूप में जो पूजे जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि आप इसे एक दिन का पूरा दौरा सामा मत बनाइए, रुकिए, ठहरिए, दर्शन कीजिए, मज़ा उसी में है, भाव उसी में है। तो यही मेरा कहना है वरुण भाई इसमें। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको ना कि आपने बताया कि ठहराव के साथ आप यात्रा को आगे ले जाएं, उसे महसूस करें, और आसपास के क्षेत्रों को एक्सप्लोर करिए। बहुत सारी जगह है यहाँ पे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं ना कि केदारनाथ तक ही सीमित ना रहिए। एक साल आपने अगर केदारनाथ की यात्रा कर ली, अगले साल आप पंच केदार हैं, आप मध्य महेश्वर जा सकते हैं, आप रुद्रनाथ जा सकते हैं, आप मुझे नाम नहीं आ रहे ध्यान अभी, लेकिन अभी हो ही यही रहा है ना, जैसे हो क्या रहा है कि लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो सीधे केदारनाथ पहुंच रहे हैं। अभी मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो परसों तक 1,40,000 लोग केदारनाथ के दर्शन कर चुके थे, और वहीं बद्रीनाथ और अन्य गंगोत्री यमुनोत्री के सिर्फ 30-40 हज़ार के बीच में नंबर था। मतलब बहुत बड़ा गैप है। मतलब आप सीधे सीधे केदारनाथ की तरफ दौड़ रहे हैं। आप जाइए कि पंच केदार के दर्शन कीजिए, जैसे आपने बोला मदमेश्वर हो गया, रुद्रनाथ बहुत अच्छा ट्रैक है, आपका कल्पेश्वर महादेव है हमारे उर्गम घाटी में, बहुत अच्छा वहाँ पे वो है। तुंगनाथ तो सब काफ़ी संख्या में लोग जाते ही हैं। इसके अलावा पंचबद्री की ओर जाइए, भविष्य बद्री है, वृद्ध बद्री है, आदि बद्री एक बहुत अच्छा स्थल है। तो कुल मिलाकर आप सही कह रहे हैं कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करें ना, एक्सप्लोर कीजिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठहराव होना चाहिए, यात्रा को महसूस करना चाहिए। अभी आनंद महिंद्रा जी ने एक फोटो ट्विटर पे डाली है, और वो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, तो दुर्लभ फ़ोटो है, और उसमें केदारनाथ की है वो 1882 के आसपास समथिंग। जी हाँ, 1882 के आसपास की। और उन्होंने इसी बात पे जोड़ दिया है कि आप यात्रा को उसे इंजॉय करें, यात्रा को, ना कि आपका एक डेस्टिनेशन बनाए सीधा कि केदारनाथ पहुंचना है, पूजा अर्चना करनी है, दर्शन करने हैं। आप उस पूरी चीज़ को इंजॉय करिए, उस यात्रा को इंजॉय करिए। और सिस्टर निवेदिता करके एक लेखक रही हैं, तो उन्होंने एक किताब उन्होंने भी लिखी है इसके ऊपर, तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र करा है इसमें कि आप यात्रा को केवल केदारनाथ तक अपनी डेस्टिनेशन ना बनाएं, वहाँ तक पहुँचें और उस यात्रा को पूरा एंजॉय करिए आप। बिल्कुल, आपने किताब का जिक्र किया तो मुझे भी एक किताब ध्यान आ रही है। मैंने हाल ही में एक ब्रिटिश गजेटियर करके H.C. वॉल्टन की एक गजेटियर वो पढ़ा था, उसमें 4 धाम यात्रा का जिक्र किया हुआ था। उसमें उन्होंने बताया कि जब यात्रा शुरू होती है, आपकी यात्रा का रूट तो वही था, ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए, श्रीनगर होते हुए, रुद्रप्रयाग, फिर वहाँ से आपका गुप्तकाशी होते हुए केदार घाटी, फिर केदार घाटी से यात्री आपका चलते थे चोपता तुंगनाथ घाटी होते हुए, फिर मंडल घाटी होते हुए बद्रीनाथ की ओर। तो उसमें पूरा वर्णन किया हुआ था। उसकी खास बात मुझे ये लगी कि उसमें पूरा एक महीने का पूरा समय काल था जी, जो ट्रैवल करने का था। पूरा एक महीना लेते थे यात्री, मतलब इतना रुक के, और वो यात्रा थी पूरी 1 महीने की। लेकिन उसमें एक जो रोचक तथ्य मैं आपको ये बताऊंगा कि वो यात्रा जब वापसी आते थे यात्री, यात्रा कंप्लीट करके बद्रीनाथ से, तो कर्णप्रयाग से कुमाऊं की तरफ चले जाते थे। वो आपका गैरसैंण होते हुए वहाँ से एग्जिट कुमाऊं से कर देते थे। अच्छा। तो ये सिर्फ गढ़वाल की यात्रा नहीं रह जाती थी, ये इससे कुमाऊं भी पूरा जुड़ जाता था, वहाँ की आर्थिकी भी जुड़ जाती थी। जी। आर्थिकी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसी में मेंशन ये है कि जब कोई यात्री यहाँ पे आते थे तो वो 10-15 रुपये पूरा खर्च करके जाते थे। 10-15 रुपये तब की तो बहुत मुद्रा बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो ये वही है जो अब आज प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि आप किसी जगह पे जाइए तो वहाँ पे कुछ प्रतिशत खर्च कीजिए, तो वो लोग तब भी करते थे। उस किताब में ये भी जिक्र है कि जो लोग धनाढ्य होते थे, जिनके पास सक्षम थे, वो पालकी करते थे। 10 रुपये की वो पालकी हुआ करती थी। ये सारा वृतांत उसमें है। तो आपने वो किताब का जिक्र छेड़ा तो मुझे वो ध्यान आया कि यात्रा ऐसी भी होती थी। और अब जब ये जिक्र चला है तो मैं आपसे एक बात और शेयर भी कर देता हूँ कि आज मैंने एक पोस्ट भी लिखा था
कि चार धाम यात्रा का एक पुराना रूट हुआ करता था पैदल वाला, ऋषिकेश से और आपका देवप्रयाग तक पैदल, फिर पूरा तो पैदल ही था, लेकिन जो उसका राम झूला और लक्ष्मण झूला हाँ, क्रॉस ये करके आप आपका- हाँ, जी, जी, जी। पौड़ी वाली बेल्ट में घुस जाते थे। हाँ, राम झूला ये स्वर्ग आश्रम से होते हुए आगे ब्यास घाटी, जी, मोहन चट्टी, हाँ मोहन ब्यास चट्टी, वहाँ ब्यास घाट, महादेव चट्टी हाँ, और महादेव चट्टी। देवप्रयाग, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। फिर वो देवप्रयाग तक पहुँच गए, तो लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब काफ़ी लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मतलब उसका लिखने का उद्देश्य ये था कि कई लोग तेज लाइफ, शहरी लाइफ भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक वो पुराना स्लो लाइफ कल्चर जो है जिसमें इंसान कुछ दिनों तक ट्रैक करते हुए जा रहा है, तो वो एक खोली जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी लोग पसंद करते हैं। भारत में खासकर अब कम चीज़ें ऐसी रह गई हैं, तो वो मैंने इसलिए एक वो लिखा हुआ था, मैं आपसे ये साझा करना चाह रहा था। नहीं वो वैसे उस रास्ते का ना लास्ट टाइम मैंने ट्रैक करा था उस पर, और हम लोग, मेरा जो गृह क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल है, और हम लोग सफदरखाल से कावड़ के टाइम पे देवप्रयाग से जल लेके नीलकंठ की तरफ निकलते हैं, तो हम उसी ट्रैक पे चलते हैं। हमारे 3 दिन लगते हैं देवप्रयाग से लेके नीलकंठ तक पहुंचने में। अच्छा, वही रास्ता है। हाँ, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपका ब्यास चट्टी, नंदगांव, मोहन चट्टी, महादेव चट्टी, गट्टू घाट, और फिर हम नीलकंठ की तरफ निकलते हैं। फिर मैंने जब लोगों से बात करा था तो पता चला वो पुराना रास्ता हुआ करता था चारधाम यात्रा का। कुछ साल पहले मैंने ये सुना भी, तो मतलब ध्यान आ रहा है मुझे कि सरकार शायद उस पर काम भी कर रही थी, तब जिलाधिकारी आशीष चौहान हुआ करते थे, वो उन्होंने उस पर यात्रा भी की थी। तो ऐसा किया जाना चाहिए, मतलब ये कि खोला जाना चाहिए रास्ता, कि एक वो भी विकल्प लोगों को मिले जो वैसा शौकीन है, वैसे पसंद करते हैं एडवेंचर, तो अब वैसा वो है ही, तो एक वो होना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे जिक्र कर रहे थे ना, मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि पहले जो यात्रा डिजाइन करी गई थी, जैसे आपने बताया कि चार धाम इस तरीके से होके और एग्जिट कुमाऊं वाले क्षेत्र से वो लोग करते थे, तो उत्तराखंड की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से ये यात्रा डिजाइन करी हुई थी कि आप गढ़वाल क्षेत्र को भी इसका आर्थिकी लाभ मिले और कुमाऊं क्षेत्र को भी इसका आर्थिकी लाभ मिले। जी जी। अच्छा, आर्थिकी लाभ से मैं एक और चीज़ कहूँगा कि उत्तराखंड चार धाम जो यात्रा है, ये रीढ़ की हड्डी कही जाती है। लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यात्रा कब चालू होगी और हमारी रोजी रोटी चलेगी। आजीविका लोगों की उसी पर निर्भर करती है। तो वहाँ पे जैसे घोड़े खच्चर वाले हैं, अच्छा, घोड़े खच्चर वाले तो कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, अलग अलग तरह की वीडियो आती हैं। आपका क्या कहना है इसे लेकर, क्या कहेंगे आप? कि देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा अलग टेक रहेगा वरुण भाई। घोड़े खच्चर मतलब मैंने भी देखे, वो लोग बनाते हैं कि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो पैदल जाइए, देखिए इसको, वो मतलब जो घोड़े में चलता है उसकी वीडियो बना के कि ये घोड़े खच्चर में जा रहा है। मेरा कहना है कि आपको यात्रा करनी है, किसी का मन है पैदल जाने को पैदल जाइए, कोई नंगे पाँव जाना चाह रहा है नंगे पाँव जाइए, आपका मन है आप घोड़े में जाइए, खच्चर में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, सभी के पास विकल्प है। लेकिन जो ये करना है कि घोड़े में क्यों जा रहे हैं, खच्चर में क्यों जा रहे हैं, भाई ये बताओ, अगर घोड़ा खच्चर उस चीज़ के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा तो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा? उसमें सामान ले जाया जा रहा है, प्रकृति ने उसे उस हिसाब से बनाया है कि वो इंसान को ले जाए या सामान ले जाए। उसमें हम ये कैसे बोल सकते हैं अरे नहीं देखो तुम तो ये कर रहे हो, ये तो बहुत ही क्रूरता है। जी, ये तो वैसी बात होगी कुल, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसका वो काम है तो वो करेगा उसमें कुछ। और मैं आपको बताऊं, घोड़े खच्चर वालों से जब मैंने बात की, आपने भी देखा, तो एक उस पर कम से कम लाखों लोग उस पर निर्भर है, क्योंकि परिवार का भी लगा दे, अगर जोड़ दे उसमें जो लोग चलाते हैं उनकी आजीविका भी उसमें है, तो उनके परिवार वाले उसमें जाते हैं, तो कम से कम लाख के ऊपर आंकड़ा चला जाता है आसपास के जिलों का। तो इतनी बड़ी संख्या में वो उस पर आश्रित है, उन्हें पता है ये हमारा साधन है। अब जो अपना साधन है वो इंसान उसे उस तरीके से बना के चलता है। वो उस घोड़े को वहाँ पे उसके अच्छे से खाद पानी करते हैं, मैंने देखा उस पर जितना खर्चा वगैरह आता है, कि उन्हें पता है हमने तो इसी से कमाना है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल क्रूरता ही हो ही जा रही है या वही सब हो जा रहा है। पिछले साल 2025 या 24 का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 100 करोड़ 6 महीने में 100 करोड़ की इस पे आर्थिकी थी पूरे घोड़े खच्चरों से 100 करोड़ रुपए कमाए थे। जी। तो ये छोटा मोटा नंबर नहीं, इतना बड़ा नंबर है। जी। अब वो तो क्या कहें कि कुछ लोग अब जिनका काम ही यही है, अभी एक मोहतरमा है, उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप भी देख लेना उन्हें, उनका काम ही यही है। केदारनाथ यात्रा शुरू होती है, वो सीधे केदारनाथ पहुँच जाती है, और उनका काम कैमरा लेके यही है कि देखो भाई कोई घोड़ा हल्का सा भी फिसल गया तो ये कैसे यहाँ पे फिसल गया, ये पशु क्रूरता हो रही है, ये वो हो रही है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ये दूंगा। केदारनाथ बहुत ऊंचाई पे, आपने भी देखा बर्फ़ वगैरह रहती है, ठंड होती है, तो जब घोड़े खच्चर जाते हैं तो उन्हें गर्म पानी की भी ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत रहती है। मतलब एक पॉइंट पे आके वो
बिल्कुल ठंड से इनका प्रभाव पड़ जाता है क्योंकि उनकी मौत या ज़िंदगी का सवाल हो जाता है। जी तो ऐसे में एक स्थानीय इलाज भी कह सकते हैं, इसे नुस्खा भी कह सकते जी। हैं। एक घोड़े मालिक ने क्या किया, जब उसके घोड़े के साथ ऐसी स्थिति आई बहुत ठंड में जाके, तो उसने उसे वहाँ पे स्थानीय कुछ जड़ी बूटी का तंबाकू मिला के और वो सब करके धूम्रपान सा जो अपने आप सिगरेट वगैरह वो पीते हैं वो उसे पिला दिया ताकि उसे गर्मी हो सके। और वो एक वहाँ पे मतलब स्थानीय तरीका है। जी ये तरीके तभी ईजाद किए जा सकते हैं जो उसमें रहे, उस माहौल में रहे, उस क्षेत्र में रहे लोग में। तो उसने अपने घोड़े को बचाने के लिए वो तात्कालिक रूप से वो पाई गया। जी, जी। अब किसी ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी। हाँ जी, अब आप ये बताइए वो वीडियो अगर मुंबई में बैठा हुआ, दिल्ली महानगर में बैठा हुआ कोई देखेगा, उसे तो समझ नहीं आएगा ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। उसे तो लग रहा है अरे ये इसका अपने शौक के लिए पिला रहा है। जी जी तो उन्होंने वो वीडियो बिल्कुल इस तरीके से वायरल कर दी, देखो क्या क्रूरता है, ये क्या वो है। और उसके बाद उस पर कार्रवाई, पुलिस ने तो कार्रवाई करनी थी उसके बाद दबाव में भी, तो उसको फिर उसको जेल में वो कर दिया, उसको डाल दिया। जी जी तो ये स्थिति है जो आप बोल रहे हो। तो मेरा तो बोलना यही है कि खच्चर घोड़े किसी से भी जाने आप यात्रा कीजिए, जिससे मन कर रहा है उससे कीजिए और निश्चल होकर यात्रा कीजिए। सही बात है। पता क्या, घोड़े खच्चर वाली बात ठीक है आपकी, और आज से ही नहीं, घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल तो प्राचीन काल से भी हो रहा है। आप कोई पुरानी किताब उठा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन का कोई दूसरा साधन था ही नहीं सब पहले। जगह ही होता है और वो सब तो जगह ही होता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, ये रहा ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि केदारनाथ के कपाट जब से खुले तो बड़ी वायरल हो रही है, वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। इस पे क्या है आपका कहना? वीआईपी दर्शन ये भी है एक मुद्दा, लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि मैं वीआईपी दर्शन के समर्थन में हूँ। उसका कारण ये है कि जैसे आपने केदारनाथ में उस दिन देखा कि एग्ज़िट गेट पे पूरी लोगों की भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए कि हाँ जी हमें भी ये करने हैं। आगे भी लाइन लगी, पीछे भी लाइन लगी हुई है, फिर लाठियाँ भी भाजनी पड़ी पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए। तो यही तब होता है। मेरा कहना ये है कि आप वीआईपी दर्शन कीजिए, पर्ची काटिए। अगर देश के आप किसी भी मंदिरों में देखिए, बड़े मंदिरों में, काशी विश्वनाथ हो, तिरुपति मंदिर हो आंध्र प्रदेश में, हर जगह वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, अच्छे खासे रुपए लिए जाते हैं। हाँ, मैं इसमें ये कहूँगा 500-1000 में मत करवाइए वीआईपी दर्शन, कम से कम 10,000 रुपये लीजिए आप, 20,000 रुपये लीजिए और वो पूरा राजस्व इनसे इकट्ठा करके उसे और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगाइए। अमीर से आप पैसा लीजिए और गरीब की सुविधाओं में उसे खर्च कीजिए। हाँ, जैसे दर्शन करने जिसके पास है वो कर सकता है, जो लाइन में लग सकता है वो लाइन में। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लाइन में लगे श्रद्धालु हैं उनको अव्यवस्था ना हो, उनको परेशानी ना हो या उनको विलम्ब ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, सामंजस्य दोनों का बना रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं, उससे व्यवस्था भी बनी रहती है और बाकी चीज़ें भी चलती रहती हैं। मेरा ये टेक है इसमें। तो यही सारे तमाम मुद्दे थे वरुण भाई कि जो सोशल मीडिया में भी चल रहे थे और लोगों के बीच भी एक चर्चा का विषय बने हुए थे, तो हमने भी सोचा कि एक रखा जाए। हाँ, एक मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी का 5 संकल्प याद आ रहे हैं जो उन्होंने अभी 4 धाम यात्रा केदारनाथ के जिस दिन कपाट खोले उस दिन उन्होंने वो संकल्प बताया कि आप अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो इनको अपने साथ जरूर रखें। उसमें जैसे एक था कि स्वच्छता का ध्यान रखें, सेवा और सहयोग। सेवा और सहयोग पे हमारा फोकस इसलिए होना चाहिए कि यात्रा में मैं अपना एक अनुभव बताऊं तो जब लोग लाइन पे लगे हुए थे दर्शनों के लिए, पूरे सबका फोकस इस पे था कैसे दर्शन हो, तो मेरे को 2 युवा दिखाई दिए, बहुत उम्र कम थी उनकी, वो सबको पानी पिला रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो मतलब दृश्य ऐसे वो हो गया कि देखो उनको दर्शन हुए नहीं हुए उनको पता नहीं है, लेकिन उन यात्रियों को तो उनकी सेवा तो उन्हें बाबा के दर वही मिल गया, वो प्रसाद उन्हें वही मिल गया। तो इस सेवा और सहयोग वाला जरूर वो होना चाहिए। दूसरा, आप संस्कृति का सम्मान करें। एक संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि संस्कृति का सम्मान करें। एक वोकल फॉर लोकल वाला भी है जी। आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ खर्च करके उस उत्पाद को। और आखिरी में था डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में जो आप तो हम देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से अनुशासनहीनता वाले लोग भी दिख रहे हैं कि हाँ आके 4x4 लेके आप रील्स के दौर में, इसे बिल्कुल हटा के और सिर्फ यात्रा के मकसद से आएँ। सब चीज़ महंगाई ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही महंगाई चल रही है। पानी की बोतल का हंगामा मचाया जा रहा है कि इतनी महंगी है, 100 रुपये की है। एक पानी की बोतल आप गौरीकुंड में लीजिए, उसे खाली करके पानी पिए और खाली बोतल को अपने साथ ले जाइए और खूब पानी पीजिए। अब आपने तो देखा ही ग्लेशियर का पूरा पानी चल रहा है। बिल्कुल, ग्लेशियर का पानी है, मिनरल वाटर है वो। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने वहाँ पे RO प्लांट भी लगाए हैं। आप 1 रुपये या 2 रुपये देकर 5 लीटर या 10 लीटर की बड़ी बोतल भी ले सकते हैं। पानी की तो जहाँ से पानी पूरा आ रहा है वहाँ से पानी की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल ये ध्यान रखें जो सामान अपने साथ ले जाएं, चाहे बोतल प्लास्टिक, वो अपने साथ वापस भी ले जाएं। तो ये पूरा लबोलुबाब था इस पूरे केदारनाथ यात्रा का हमारा। तो आप भी उत्तराखंड आइए तो आपका स्वागत है और इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।